हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं यूनिट 5 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स के रिगार्डिंग। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो है इसका पार्ट 1 ऑलरेडी जो है करा दिया है, जिसमें जो है 3 को डिटेल में जो है बहुत ही अच्छे से जो है के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे भाई प्लेलिस्ट में जाकर जो है आप यूनिट 1, 2, यूनिट 3, यूनिट 4 की जो हम चैप्टर वाइज़ जो हमारी चल रही है, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उन क्वेश्चनों के ऊपर जो है हम डिटेल में जो है चर्चा कर रहे हैं। सारी की सारी वीडियो, सारी की सारी प्लेलिस्ट जो है आपकी वीडियो जो है सारी की सारी प्लेलिस्ट के अंदर ऐड है। सारी की सारी पीडीएफ आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे जो है इंस्टाग्राम पे ले सकते हैं। दुग्गल_रिटर्न_ आप मेरे को जो है इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं कि सर आप जो भी यूनिट वाइज भारतीय अर्थव्यवस्था विकास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर की वीडियो जो बना रहे हैं उसकी पीडीएफ जो है मुझे अवेलेबल करा दीजिए। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं बाकी बचे हुए क्वेश्चन के रिगार्डिंग। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन बनता है आपका यूनिट 5 का, वो बनता है कि फसलों का जो विविधीकरण होता है, ये क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, कितने टाइप का होता है, क्या-क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, असर्शन के उससे और लॉन्ग क्वेश्चन के उससे भी। तो फसलों के विविधीकरण की अगर हम बात करते हैं तो फसलों के विविधीकरण का मतलब होता है कृषि उत्पादन में विभिन्न प्रकार की फसलों को शामिल करना, जिससे किसान एक ही फसल पर निर्भर ना रहे, वो विभिन्न प्रकार की फसलों से अधिक आय क्या कर सके, प्राप्त कर सके, उसको हम फसलों का विविधीकरण कहते हैं। देखो, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, किसी एक चीज पे ना टिके रहिए, मल्टीपल चीजों में आप जो है डील कीजिए, किसी एक के ऊपर निर्भर ना रहिए, सिंपल सी बात है। ठीक है, क्यों हमें ऐसा करना चाहिए, किसी एक चीज पे निर्भर ना रह के मल्टीपल चीजों पे हमको जो है निर्भर रहना चाहिए? तो कहते हैं इसके कई सारे उद्देश्य होते हैं, जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं अगर जब आ जाती है, बाढ़, भूकंप, सूखा वगैरह, अगर आप एक ही फसल में डील करेंगे खराब हो जाएगी भाई, मल्टीपल में करेंगे तो ये हो सकता है एक खराब हो, बाकी से आपका जो है उसको रिकवर कर सको, तो इससे आपको बचाव मिल जाता है। मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और भूमि का अधिकतम उपयोग आप जो है पॉसिबल हो पाता है। बाजार की मांग के अनुसार आप फसल का उत्पादन कर सकते हैं, किसानों की आय बढ़ती है, जोखिम कम होता है और खाद्य सुरक्षा जो है सुनिश्चित होती है। फसलों का विविधीकरण करने के कई सारे फायदे होते हैं, कई सारे उद्देश्य होते हैं कि आखिर हमें क्यों एक क्रॉप्स में डील ना करके मल्टीपल क्रॉप्स में हमको जो है डील करनी चाहिए। इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। अगर मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूँ तो एक ही खेत में विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाना, जैसे कि अनाज, दाल, तिलहन, सब्जियाँ, इसको हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। वहीं अगर हम कृषि उत्पादन की मूल्यवर्धित गतिविधियां जैसे कि प्रोसेसिंग, स्टोरेज, विपणन आदि को जोड़ना, अगर हम इन सब चीज़ों की बात करें, कृषि उत्पादन के साथ इन सब एक्टिविटीज़ को भी अगर हम करते हैं, तो उसको हम जो है क्या कहेंगे, उसको हम जो है वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन के नाम से जो है जानते हैं। तो हम कैसे भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं या वर्टिकल कर सकते हैं, जैसा भी किसानों को ठीक लगता है, जिससे भी उसकी आय जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जैसा उसको ठीक लगे। ठीक है, इसको हम कहते हैं फसलों का विविधीकरण। ठीक है, वहीं अगर हम जो है बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी की, तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी का क्या मतलब होता है? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी का मतलब होता है कि कृषि क्षेत्र के अलावा, कृषि क्षेत्र को छोड़कर हम गैर कृषि क्षेत्रों पे भी ध्यान दें, ताकि अगर हमें कृषि में लॉस हो गया तो मेरे पास नॉन फार्म एरिया जो हैं, नॉन फार्म एरिया जो हैं, अगर मैं वहाँ पे काम करता हूँ तो वहाँ से मेरे को रोजगार और आय के अवसर जो है विकसित करने में आसानी होती है। अगर एग्रीकल्चर में लॉस हो रहा है तो मैं नॉन एग्रीकल्चर एरिया से इनकम जनरेट कर सकूं और अपनी आय को स्थिर बना सकूं, उसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी, के कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। अब इससे क्या-क्या फ़ायदा होता है? वही सारे फ़ायदे, जैसे कि आप जो है कृषि के अलावा अतिरिक्त आय के स्रोत आपको मिल जाते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाता है ये, कृषि क्षेत्र पे निर्भरता को कम करता है, बेरोज़गारी की समस्या को ठीक करता है और
कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों का इससे क्या होता है, विकास होता है सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर का। तो अगर एक किसान, एक बंदा कृषि के अलावा अन्य भी सोर्सेस पे अगर ध्यान देता है, काम करता है, तो ये सारे के सारे फ़ायदे उसको जो है मिलते हैं। ये भी वो जो है 2 तरीके से कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कृषि आधारित विविधीकरण, जैसे कि डेयरी, मत्स्य पालन, बागवानी ये कर सकता है। गैर कृषि के अंतर्गत हस्तशिल्प, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, परिवहन, व्यापार ये सारी की सारी चीज़ें इसके एग्ज़ाम्पल हैं। इसको हमको डिटेल में पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे भाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्या-क्या कर सकता है वो? गैर कृषि क्षेत्र के अंदर कौन-कौन से उदाहरण आते हैं? जैसे कि डेयरी उद्योग का वो काम कर सकता है, दूध वगैरह का उत्पादन एक महत्वपूर्ण गैर कृषि गतिविधि है। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आय बढ़ाने का एक बहुत ही अच्छा फिक्स सोर्स माना जाता है। गाय, भैंस, बकरी के माध्यम से किसान अपनी आजीविका इससे जो है चला सकते हैं। अमूल और मदर डेयरी जैसी सहकारी समितियां किसानों को सीधा लाभ जो है देती हैं। सरकार डेयरी उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास योजना जैसी योजनाएं भी क्या करती है, चलाती है, ताकि किसान इस सेक्टर के अंदर अपना जो है रोजगार वगैरह ओपन कर सके और अपनी आय वगैरह जो है अदर सोर्स ऑफ इनकम को क्रिएट कर सके। ठीक है। दूसरा वो क्या कर सकता है, दूसरा वो मुर्गी पालन कर सकता है। मुर्गी पालन से क्या होता है, अंडे वगैरह, मांस वगैरह का उत्पादन किया जाता है, जो कि आय का एक अच्छा स्रोत है। छोटे किसान भी कम पूंजी से ये वाला बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। महिलाओं और बेरोज़गार युवाओं के लिए ये अपने खुद का काम का एक अच्छा अवसर है। सरकार मुर्गी पालन के लिए सब्सिडी और प्रशिक्षण भी प्रदान करती है और भारत में तेज़ी से बढ़ते उद्योगों में से ये एक बहुत ही अच्छा जो है काम है। इसके अलावा वो फ़िशिंग कर सकता है, ठीक है? यहाँ पे जो है वो फ़िशिंग से अपनी आजीविका का कर सकता है, जैसे कि नदियाँ, झीलों, तालाब, समुद्र में ये मछली वगैरह पकड़ने का काम स्टार्ट कर सकता है। इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जैसी ये जो है योजनाएँ चलाई हैं, किसानों को अट्रैक्ट करने के लिए। इससे किसानों को अतिरिक्त आय मिलती है, रोज़गार के नए अवसर मिलते हैं। ये ग्रामीण युवाओं के लिए एक लाभकारी खुद का काम का जो है एक बहुत ही अच्छा साधन जो है बन सकता है। ये सारे के सारे जो है किसानों की अदर सोर्स ऑफ इनकम है, इससे लोगों को रोज़गार मिलता है और वो अपना इसको अपना खुद के काम में बहुत ही अच्छा स्टार्ट कर सकते हैं और कृषि पे निर्भर ना रहकर अदर सोर्स ऑफ इनकम पे भी डिपेंड रह सकते हैं। अपने लघु और कुटीर उद्योगों की जो है स्थापना कर सकते हैं, मतलब कि ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें लकड़ी का काम, मिट्टी के बर्तन, कपड़ा बुनाई, जूट, कपास ये सारे के सारे काम जो हैं इसके अंदर आते हैं। हस्तशिल्प उद्योग स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके रोजगार पैदा करते हैं। सरकार मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाएं के माध्यम से छोटे उद्योगों को क्या करती है, बढ़ावा देती है। ये उद्योग घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या करते हैं, योगदान प्रदान करते हैं। तो ये भी काम कर सकते हैं वो। या लघु और लघु उद्योग खोल सकते हैं। लघु अलग होते हैं और कुटीर अलग होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ मशीनों वगैरह का यूज़ होता है और उधर कुटीर उद्योगों में कोई मशीन वगैरह किसी भी तरीके का यूज़ नहीं होता, सब कुछ काम घर पे मैनुअली होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों की स्थापना करके भी रोजगार के अवसर को बढ़ाया जा सकता है, जिसमें हम खाद प्रसंस्करण, जैविक खाद उत्पादन, कई सारे काम होते हैं जो उसके अंदर हम स्टार्ट कर सकते हैं। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पैसा और ट्रेनिंग दोनों प्रोवाइड कराती है। इन उद्योगों में किसानों को एक वैकल्पिक आय का स्रोत मिलता है, जैसे कि मनरेगा के तहत इन गतिविधियों का भी समर्थन जो है किया जाता है। तो कई सारे सोर्स होते हैं, जैसे कि और ये 5 हम पढ़ ही रहे हैं। अगला हम जो है ये भी कर सकते हैं, पर्यटन और ग्रामीण परिवहन, मतलब कि ग्रामीण पर्यटन एक नया क्षेत्र है जो स्थानीय संस्कृति, परंपरा, प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ावा देता है। इसमें होमस्टे, एडवेंचर टूरिज्म, इको टूरिज्म, धार्मिक पर्यटन आदि शामिल होते हैं। ग्रामीण परिवहन क्षेत्रों में ऑटो, ई-रिक्शा, छोटी बसें सेवाएं, ये सब काम ओपन करके भी क्या हो सकता है, हम अपना जो है एक अदर सोर्स ऑफ इनकम जो है क्रिएट कर सकते हैं। सरकार ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश दर्शन योजना, कई सारी योजनाएँ जो हैं चलाती है, ताकि टूरिज़्म ऑफ रूरल ट्रांसपोर्टेशन जो है, इसको बढ़ावा मिल सके। इससे स्थानीय लोगों की आय का जो है एक वैकल्पिक स्रोत क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। तो ये कई सारे काम हैं जो कि एक किसान कृषि के अलावा जो है कर सकता है। लास्ट में आप देखेंगे खुदरा व्यापार या ई-कॉमर्स ये भी कर सकता है। ठीक है जी। इसमें क्या है, इसमें छोटे दुकानदार और व्यापारी कृषि और गैर कृषि उत्पादों का व्यापार करते हैं। हाल ही के वर्षों में डिजिटल युग के चलते ई-कॉमर्स ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जो है
इसमें विकास हुआ है। तो कई सारे काम होते हैं जो इसके अंदर जो है मेरे भाई आते हैं, ठीक है? तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ये सारे के सारे काम आपको जो है ध्यान रखने हैं, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत, बहुत, बहुत ही ज़्यादा जो है मेरे भाई इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है फिक्स है, मतलब फिक्स बोले तो फिक्स है, एग्ज़ाम के अंदर जो है आता ही आता है। जैसे कि आप देखेंगे इसमें किसान और कारीगर ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, इन सब के माध्यम से अपने प्रोडक्ट जो हैं वो क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। सरकार डिजिटल इंडिया पहल के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और डिजिटल भुगतान प्रणाली को क्या कर रही है, बढ़ावा दे रही है। इससे किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए एक नया अवसर क्या हो रहा है, एक नया अवसर जो है यहाँ पे किसानों को क्या किया जा रहा है, प्रदान किया जा रहा है। ठीक है जी? तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका बनता है वो क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे बनता है वो है मेरे भाई, फसलों का विविधीकरण क्या होता है और इसके अंदर हम कैसे-कैसे फसलों का विविधीकरण कर सकते हैं और उत्पादन गतिविधियों का विविधीकरण क्या होता है? ठीक है? इसको आप जो है उत्पादन गतिविधियों का विविधीकरण कह लीजिए या रोजगार का विविधीकरण कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, दोनों एक ही बात होती है। ठीक है? ये इसमें क्या कौन-कौन से चीज़ें डेयरी फार्मिंग कर सकता है, पशुपालन, मुर्गी पालन, बागवानी भी होता है, फल सब्जी वगैरह का काम। ये 4-5 चीज़ें होती हैं जो कि आपको जो है ध्यान रखनी है। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मेरे भाई बहुत, बहुत, बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है। मुर्गी पालन, पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी, ये 4 तो मेरे भाई आपको जो है ध्यान रखने ही रखने हैं। ठीक है? अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के रिगार्डिंग। दूसरा जो क्वेश्चन है मेरे भाई आपका, वो है कि जैविक खेती जो है क्या होती है? जैविक खेती को करने के क्या-क्या फ़ायदे होते हैं और क्या-क्या नुकसान होते हैं? ठीक है जी। सबसे पहले हम बात करते हैं जैविक खेती का मतलब जो है वो क्या होता है? तो अगर हम मतलब की बात करते हैं जैविक खेती की, तो कहता है जैविक खेती जो है एक प्राकृतिक कृषि पद्धति है, एक नेचुरल जो है एग्रीकल्चर टेक्निक है जिसमें कि हम किसी भी तरीके के रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक दवाइयाँ, अन्य कृत्रिम रसायनों का उपयोग किए बिना इनका यूज़ नहीं करना है। हम क्या करते हैं, फसल का उत्पादन करते हैं। इसमें हम जो है जैविक खाद, हरी खाद, गोबर खाद, इसमें जो है इन सब चीज़ों का प्राकृतिक कीटनाशकों का उपयोग करके क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। मतलब आप ये कह सकते हो कि हरित क्रांति का पूरा का पूरा उल्टा है। आप ये कह सकते हो कि वहाँ जिस चीज़ पे फ़ोकस किया जाता है, यहाँ बिल्कुल उल्टा जो है, यहाँ पे बिल्कुल उल्टा जो है, नेचुरल तरीके से अगर हम उत्पादन करते हैं, तो उसको जो है ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? भाई जो चीज़ ओरिजिनल है, वो ओरिजिनल तरीके से उसको खेती की जाए, किसी भी तरीके की कोई मिलावट वगैरह, नेचुरल चीज़ों का यूज़ करके जब आप प्रोडक्शन करोगे, उसको जो है जैविक खेती कहते हैं। ठीक है? यहाँ पे जो है जैविक खेती के अगर हम तत्वों की बात करते हैं, तो यहाँ पे केवल जैविक खाद और कंपोस्ट खाद का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे जो है नीम, लहसुन आदि इन सब चीज़ों का उपयोग किया जाता है। फसल चक्र की बात करें तो कि भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए विभिन्न फसलों का चक्रवार किया जाता है। यहाँ पे जो है गोबर, पत्तियाँ, जैविक पदार्थों से खाद बनाई जाती है और रासायनिक पदार्थों से मुक्त पानी का उपयोग जो है किया जाता है। इसमें जो है इन सब चीज़ों पे फ़ोकस करके क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। तो ये इसके जो हैं मेन एलिमेंट हैं, मेन तत्व हैं। तो इसको करने से क्या होगा? इसको करने से क्या फ़ायदा होता है और क्या इसके नुकसान होते हैं, उस पे ज़रा बात कर लेते हैं। इससे जो है हमें मिट्टी की उर्वरता जो है, उसमें वृद्धि होती है। जैविक खादों का उपयोग मिट्टी की प्राकृतिक पोषक तत्वों को बनाए रखता है। इससे कि सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है, जिससे मिट्टी का अधिक उपजाऊपन जो है रहता है। सबसे पहला लाभ मिट्टी की उर्वरता में क्या होती है, सॉइल फर्टिलिटी जो है, उसमें सबसे ज़्यादा हमें क्या देखने के लिए मिलता है, इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलती है, ठीक है? इससे पर्यावरण संरक्षण रहता है, इससे कि जल, वायु और मिट्टी प्रदूषण जो है, बिल्कुल भी नहीं होता है किसी भी तरीके का और जैव विविधता को बनाए रखने में मदद मिलती है। ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, जैविक उत्पादों में हानिकारक रसायन नहीं होते हैं, जिससे कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए वो क्या रहते हैं, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेटर होते हैं। इससे कैंसर, हार्ट ये जो बीमारियाँ हैं, आजकल जो
क्रिएट हो रही हैं, ये किसका इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि ऑर्गेनिक तरीके से फार्मिंग नहीं की जा रही है। इसका सबसे बड़ा रीज़न जो है वो यही है। इससे जो है भाई जल संरक्षण भी होता है, जैसे कि जैविक खेती में सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि मिट्टी की जल धारण क्षमता जो है वो बहुत ज़्यादा अधिक हो जाती है। भूजल में रसायन नहीं होता और जल स्रोत जो है सुरक्षित रहते हैं। लॉन्ग रन में हमें इससे जो है बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। ये खेती लंबे समय तक लाभप्रद होती है क्योंकि मिट्टी की गुणवत्ता जो है इससे बनी रहती है। किसानों को महँगे रसायनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। ये सब इसके लाभ हैं और किसानों के लिए इससे लागत में कमी आती है जिससे कि उनकी आय बढ़ती है, बचत ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें हम गोबर, कंपोस्ट खाद आती इसी से ही जो है सब कुछ तैयार हो जाता है। किसानों को महँगे रसायन, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयों आदि पे किसी भी तरीके का कोई खर्च नहीं करना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग, जैविक उत्पादों की वैश्विक बाजार में बहुत ज़्यादा अधिक मांग है। किसान जैविक उत्पादों को निर्यात कर सकते हैं और निर्यात करके अपना लाभ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है बढ़ा सकते हैं। ये 6-7 लाभ हमने यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन अगर हर किसी का लाभ है तो मेरे भाई फिर नुकसान भी होता है। सिंपल सी बात है, तो नुकसान की बात कर लेते हैं, इसके दोष क्या हैं, इसकी हानियाँ क्या-क्या हैं। सबसे पहले कह रहा है उत्पादन में कमी। शुरुआत में जैविक खेती का उत्पादन पारंपरिक खेती की तुलना में कम होता है। धीरे-धीरे मिट्टी की उर्वरता बढ़ने पे उत्पादन फिर नॉर्मल जो है हो जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में प्रोडक्शन कमी देखने के लिए आपको मिलेगी। यहाँ पे जो है लेबर ज़्यादा लगती है, टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है? जैविक खेती में रासायनिक खेती की तुलना में अधिक मेहनत लगती है, खाद तैयार करने में, फसल चक्र अपनाने में, जैविक कीटनाशक दवाइयाँ इन सब का उपयोग करने में बहुत ज़्यादा जो है समय यहाँ पे जो है लगता है। यहाँ पे जो है जैविक उत्पाद जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा महँगे होते हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जैविक उत्पाद जो है वो पारंपरिक उत्पादों की तुलना में बहुत ज़्यादा महँगे होते हैं जिससे आम उपभोक्ता के लिए इनको खरीदना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। इससे इस तरीके से जो खेती की जाएगी ऑर्गेनिक तरीके से वो कॉस्टली होते हैं। भाई मेहनत लग रही है, टाइम लग रहा है, समय लग रहा है, तो अधिक उत्पादन कम होता है। रख-रखाव की अधिक लागत के कारण जैविक उत्पादों के दाम जो हैं वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अधिक हो जाते हैं। जिससे कि नॉर्मल बंदा अब एक चीज़ 10 की मिल रही है और एक चीज़ 50 की मिल रही है तो सिंपल सी बात है 10 वाली चीज़ को ज़्यादा प्रेफ़रेंस जो है वो दी जाती है। इसी इसी के अंदर और क्या-क्या कह रहा है, रोग तथा कीट नियंत्रण की समस्या। रासायनिक कीटनाशकों के अभाव में फसलें कीड़े और बीमारियों से अधिक प्रभावित हो सकते हैं क्योंकि किसी भी तरीके का रासायनिक कीटनाशक दवाइयों का उपयोग यहाँ पे नहीं किया जाता है। प्राकृतिक कीटनाशकों की प्रभावशीलता थोड़ी कम होती है, इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती जितनी कि रासायनिक कीटनाशकों की होती है। सीमित बाजार है और जागरूकता की कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों में जैविक उत्पादों के लिए बाजार बहुत ही ज़्यादा सीमित है। किसान और उपभोक्ता में जैविक खेती को लेकर इतनी जागरूकता नहीं है जितनी कि होनी चाहिए। लास्ट में अगर हम बात करते हैं, इसको ट्रांसपोर्टेशन लिखा हुआ है परिवर्तनों को अपनाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई मतलब कि जो किसान वर्षों से पारंपरिक खेती कर रहे हैं अपने ट्रेडिशनल तरीके से, उनके लिए जैविक खेती को अपनाना बहुत ज़्यादा जो है कठिन है। शुरुआती लागतें और प्रशिक्षण में जो है ट्रेनिंग स्टार्टिंग में अगर आपको अडॉप्ट करना है तो उसके लिए आपको जो है पैसा और ट्रेनिंग दोनों की बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरत है। यहाँ पे जो है जैविक प्रमाणन की समस्या मतलब कि जैविक खेती के लिए सरकार ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्राप्त करना बहुत ही ज़्यादा जटिल और महंगा हो सकता है। इसके लिए आपको सर्टिफिकेशन दिया जाता है, तब जाके जो है आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। इसमें समय और कागज़ी कार्रवाई जो है, वो बहुत ज़्यादा जो है अधिक है। तो इसकी वजह से लोग इसको अडॉप्ट करने के बजाय अपना वही ट्रेडिशनल तरीके से खेती करने पे ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते हैं। तो ये 6-7 मैंने यहाँ लाभ लिख दिए हैं, जो भी आपको आसान लगे वो आप इसमें से लर्न कर सकते हैं। 6 लाभ लिखे हैं, 6 हानियाँ लिखी हैं और मीनिंग लिखा है मैंने इसका यहाँ पे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है, वो आखिर क्या होती है? ठीक है जी? अब हम बात करते हैं कुछ टर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ जो कि इस चैप्टर में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहली टर्म है बफर स्टॉक। बफर स्टॉक जो है क्या होता है? तो बफर स्टॉक का मतलब होता है सरकार द्वारा अनाज का एक निश्चित मात्रा में भंडार करना ताकि आपात की स्थिति में खाद्य संकट, प्राकृतिक आपदा या महंगाई इससे सम इसको सॉल्व करने के लिए, इससे बचने के लिए जनता को उचित मूल्य पे खाद जो है उपलब्ध कराया जा सके, उस चीज़ को बफर स्टॉक कहते हैं। खासकर इन सब चीज़ों का एक भंडार, एक स्टोरेज तैयार कर लेना, उसको बफर स्टॉक कहते हैं। बफर स्टॉक से क्या फ़ायदा मिलता है?
खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है, कीमतों में स्थिरता बनी रहती है, जब भी कभी डिमांड ज़्यादा हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, तो हम इन सब स्टोरेज का यूज़ कर सकते हैं। अकाल और प्राकृतिक आपदाओं के समय बहुत ज़्यादा जो है ये हेल्प करता है और सरकार पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से गरीबों को सस्ता राशन अब बात ये पीडीएस क्या होता है, इसके ऊपर हम ज़रा विचार करते हैं। सबसे पहली टर्म थी बफर स्टॉक, ठीक है? दूसरी जो टर्म है वो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो क्या होता है? सिंपल और सरल भाषा में हम बोलें सरकार की राशन की को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं, ठीक है? पहले सरकार क्या करती है? एमएसपी पे जो है किसानों से राशन खरीद के बफर स्टॉक में जमा कर लिया, फिर पीडीएस के माध्यम से पब्लिक को उपलब्ध कराती है। पीडीएस सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक प्रणाली है जिसके तहत उचित मूल्य पे दुकान कि राशन की दुकान जैसे कि ना इसके माध्यम से गरीबों को और ज़रूरतमंदों को सस्ते दामों पे गेहूँ, चावल, चीनी, कई सारी चीज़ें जो हैं ग्रोसरीज़ वगैरह सरकार क्या करती है, उपलब्ध कराती है, पीडीएस के माध्यम से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से। यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, इससे क्या-क्या फ़ायदे होते हैं, इसके क्या-क्या काम हैं? गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बीपीएल कार्ड होते हैं और गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले बिलो पॉवर्टी लाइन और अबव पॉवर्टी लाइन एपीएल और बीपीएल आपने सुना ही होगा। इनको जो है फूड प्रोवाइड कराया जाता है। राशन कार्ड धारकों को गेहूँ, चावल, दाने, चीनी सस्ते दामों पे उपलब्ध कराई जाती है और खाद्य पदार्थों की जमाखोरी और काले बाज़ारों को यहाँ पे जो है रोका जाता है। ये इसके काम हैं। 2 तरीके से हम कर सकते हैं, सार्वभौमिक और लक्षित। सार्वभौमिक में सभी नागरिकों के लिए पुरानी प्रणाली में जिस सबको दिया जाता था, कोई ऐसा कुछ नहीं और लक्षित पीडीएस का मतलब होता है टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब गरीबी और ज़रूरतमंद के लिए। अभी वर्तमान में ये वाली प्रणाली, पहले तो सबको दिया जाता, कोई एपीएल, बीपीएल ऐसा कुछ नहीं चलता था। ठीक है, सबको दिया जाता था। लेकिन यहाँ पे अब दूसरे वाले इसमें टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम केवल उनको दिया जाएगा जो कि एक्चुअल में जिसको इसकी नीड है। ठीक है? तो दूसरी टर्म क्या थी? दूसरी टर्म है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब हम बात करते हैं तीसरी टर्म की। तीसरी जो टर्म है आपकी वो है आपकी डिस्ट्रेस सेल क्या होती है? संकट बिक्री क्या होती है? ये आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। संकट बिक्री का मतलब होता है जब किसान अपनी फसल को मजबूरी में कम दाम पे बेच देता है, बेचने के लिए बाध्य हो जाता है तो उसको संकट बिक्री कहते हैं डिस्ट्रेस क्योंकि उसके पास भंडारण की सुविधा नहीं होती है, वो ऋण चुकाने के दबाव में होता है जिससे उसने लोन होता है, वो मजबूरन अपनी फसल को कि लोन मेरा कवर हो जाएगा, चल अपने लोन को कम दाम में जो है मैं बेच देता हूँ। तो जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, उसको जो है डिस्ट्रेस सेल कहते हैं। क्यों कर रहा है किसान ऐसा? अपनी फसल को कम दाम पे क्यों बेच रहा है? क्यों मजबूर हो रहा है वो? क्योंकि भंडारण की उसके पास सुविधा नहीं है, पैसों की उसको ज़रूरत होती है, एमएसपी की जानकारी का अभाव होता है और जो बिचौलिए होते हैं, वो किसानों का शोषण करते हैं, उससे लोन ले रखा होता है, उसको रीपे करना होता है। कई सारे ऐसे रीज़न की वजह से किसान को मजबूर होकर अपनी फसल को कम दाम पर जो है बेचना पड़ता है। कम दाम पर बेचने के लिए किसान जो है बाध्य होता है। ऐसी सिचुएशन को डिस्ट्रेस सेल के नाम से हम जानते हैं। कट बिक ठीक है? तो सरकार इसको रोकने के लिए क्या कर रही है? सरकार इसको रोकने के लिए मेरे भाई किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार ने एक एमएसपी लागू करी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस कि आपको आपकी फसल का मिनिमम इतने प्राइस तो मिलना ही चाहिए, इससे नीचे आप अपनी फसल को नहीं सरकार ने भंडारण और कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएँ प्रदान की हैं कि भाई आप जो है अपनी फसल को स्टोर की आपको दिक्कत है, आप यहाँ रखिए जब आपको अपनी फसल के अच्छे दाम मिलें, तब आप जो है जब आपको अपनी फसल के अच्छे दाम मिलें, तब आप जो है अपनी फसल को बेचिए। सरकार ने जो है कई सारी सहकारी समिति की स्थापना की है जो कि किसानों को सीधा बाज़ार से जोड़ने का क्या करती है, काम करती है। ठीक है? तो ये तीसरी टर्म है जिसको हम क्या कहते हैं डिस्ट्रेस सेल कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली टर्म की। अगली जो टर्म है वो है तनवा। तनवा जो है ये क्या होता है? तनवा जो है वो तमिलनाडु राज्य में महिलाओं को कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक योजना है, एक परियोजना है जिसे फीमेल्स को एग्रीकल्चर से रिलेटेड टेक्निकल नॉलेज वगैरह जो है दी जाती है। इसके उद्देश्य हैं महिलाओं को कृषि में तकनीकी में प्रशिक्षित करना, ट्रेन करना, टेक्निकल नॉलेज देना, महिलाओं को स्वरोजगार बनाना और कृषि गतिविधियों में भागीदारी बढ़ाने का अवसर मिले, ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक स्थिति मजबूत करना, ये जो है इस प्रोग्राम के ठीक है
ये जो है इस प्रोग्राम के उद्देश्य हैं। तो तनवा भी आपसे पूछा जा सकता है कि तनवा जो है वो क्या होता है? ये सब इस चैप्टर्स की मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है? लास्ट ऑर्बिटम देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड क्या होता है? ठीक है। ऑपरेशन फ्लड एक राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम था जिसे 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भारत को दूध उत्पादन में क्या करना, आत्मनिर्भर बनाना और व्हाइट रिवॉल्यूशन लाना था, श्वेत क्रांति। ठीक है, इसको जो है सफ़ेद क्रांति आप कह सकते हो, आप इसको श्वेत क्रांति कह सकते हो, आप इसको ऑपरेशन फ्लड कह सकते हो, कई सारे इसके नाम हैं। आप मुझे इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएँगे कि व्हाइट रिवॉल्यूशन का फादर मैंने जैसे 3-4 एक होती है हरित क्रांति, सफ़ेद क्रांति, एक होती है येलो, गोल्डन, 4-5 क्रांतियाँ हैं जो आपको याद रखनी हैं। तो इसका फादर किसको माना जाता है? आप हरित क्रांति का भी बताएँगे और आप व्हाइट का भी बताएँगे, ग्रीन और व्हाइट दोनों का बताएँगे, किसका फादर कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं? दूध का उत्पादन बढ़ाना कैसे भी करके, उसके लिए प्रोग्राम जो है स्टार्ट किया गया था। भारत को जो है दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन जो है इसने बनाया है। इससे हमें क्या-क्या फ़ायदे मिले हैं? दूध उत्पादन में वृद्धि हुई, की उपलब्धता बढ़ी, ग्रामीण किसानों को विशेषकर छोटे किसान और बूंदों को अतिरिक्त आय का स्रोत मिला, अमूल जैसी सहकारी समिति का क्या हुआ? विकास हुआ। ये इसके फ़ायदे हैं, जो कि सरकार ने ये कार्यक्रम जो है, ये प्रोग्राम चलाने से क्या-क्या क्या इसके उद्देश्य थे कि उसको चलाया गया, क्या इसके फ़ायदे हुए हमें, ये सब जो है आपको ध्यान रखना है। इसके ऊपर कब आया ये, किसके लिए आया, क्या इसका ऑब्जेक्ट था, ये जो 3 चीज़ें हैं ना देखिए, कब आया ये, इसका ऑब्जेक्ट क्या था, ठीक है? और कहाँ पे ये स्टार्ट हुआ ये भी आपको ध्यान रखना है, इसका उद्देश्य क्या था और इसका फादर कौन है, ठीक है? ये सारी चीज़ें मेरे भाई आपको ध्यान रखनी है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मल्टी एजेंसी सिस्टम क्या होता है? बहु एजेंसी प्रणाली जो है क्या होती है? तो बहु एजेंसी प्रणाली का अर्थ होता है जो कृषि में ऋण प्रदान करते हैं। इसके लिए कई संस्थाएँ हमने पढ़े थे, संस्थागत स्रोत और गैर संस्थागत स्रोत। तो जो संस्थागत स्रोत होते हैं उसके अंदर सरकारी बैंक, सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक और गैर वित्तीय संस्थाएँ, इनका जो ये ग्रुप होता है इसको हम जो है क्या कहते हैं? इसको हम जो है मल्टी एजेंसी सिस्टम के नाम से जानते हैं। इसमें किसानों को विभिन्न स्रोतों से कर्ज लेने की सुविधा मिलती है। इसके अंतर्गत वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक, आरआरबी, इन सब बैंकों को इसके अंदर शामिल किया जाता है। नाबार्ड के माध्यम से कृषि क्षेत्र के लिए वित्तीय सेवाएं जो हैं यहाँ पे प्रदान की हैं। ठीक है जी? तो ये आपको ध्यान रखना है, मल्टी एजेंसी सिस्टम आखिर क्या होता है? जो संस्थागत स्रोत हमने पढ़े थे ना, आरआरबी, लैंड डेवलपमेंट बैंक, नाबार्ड एंड कमर्शियल बैंक वगैरह, तो वो जो ग्रुप होता है, उस ग्रुप को हम जो है मल्टी एजेंसी सिस्टम के नाम से जानते हैं। इससे कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण उपलब्ध होता है। किसानों को जो गैर कृषि क्षेत्र होते हैं, साहूकार, महाजन वगैरह, उसके चुंगल से हम जो है उसको बचा सकते हैं और कृषि उत्पादन की आय में क्या कर सकते हैं? वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है जी? अगली हम बात करते हैं, ये कुछ टर्म्स थी आपकी जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत, बहुत, बहुत ही ज़्यादा जो है भाई इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी? अगली हम बात करते हैं कि नाबार्ड जो है, ये क्या होता है और क्या काम करता है? मैंने बोला था इसके ऊपर आपके लिए सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। तो नाबार्ड जो है मेरे भाई, सबसे पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। कब इसकी स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो उद्देश्य है वो कृषि और ग्रामीण विकास को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराना, इसका जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है। ग्रामीण विकास के लिए नीतियाँ बनाना, इसके लिए कार्यान्वयन करना, ऋण प्रदान करना, ये सब इसके जो है काम होते हैं। ये मैंने आपको बोला था, ये बैंकों का बैंक है एग्रीकल्चर सेक्टर में, जैसे आरबीआई पापा है कमर्शियल बैंकों का, इसी तरीके से ये सभी कृषि बैंकों का पापा है नाबार्ड। क्या काम करता है ये? इसके कई सारे काम आप देखेंगे यहाँ पे लिखे हैं। कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, हेडिंग हेडिंग बस पढ़ लीजिए। सहकारी बैंकों को, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को क्या करना? रीफाइनेंसिंग करना, उनको पैसे देने का काम करता है, जितने भी सहकारी बैंक और आरआरबी बैंक होते हैं, ठीक है? ये कृषि का इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम करता है, ठीक है? ग्रामीण स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देता है, उसके लिए
पैसे वगैरह उनको ट्रेनिंग वगैरह देना, कुछ भी जिस भी तरीके की हेल्प होती है वो ये देता है। नवाचार और अनुसंधान को प्रोत्साहित करना और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन और पर्यावरण ये ये क्या करता है? काम करता है। सरकार जितनी योजनाएँ लेके आती है उसको क्रियान्वयन करता है। इतना ज़्यादा डिटेल में इतना नहीं पढ़ना है इसको, हेडिंग बस पढ़ लीजिए। मैंने आपके लिए वैसे डिटेल में इसको लिख दिया है। आप इसको पढ़ना चाहते हैं एक-एक लाइन आप इसके अंदर है पढ़ सकते हैं। ठीक है जी? तो नाबार्ड के ऊपर सेपरेट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये आपके लिए यहाँ पे कवर कर दिया है। तो ये था आपका कंप्लीट इस चैप्टर का मेरे भाई सारे के सारे क्वेश्चन। आई होप आपको जो है बहुत ही अच्छे से एक-एक क्वेश्चन आपको जो है समझ में आ गए होंगे। कुछ भी आपको समझ में ना आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली फ्यूचर में जो भी वीडियो की एक भी नोटिफिकेशन आपकी जो है मिस ना हो। ठीक है जी? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे। बाय बाय। टेक केयर।